सत्र में सफलताओं का आनंद लेने के लिए मार्च जुलाई में आपकी सक्रियता एवं रणनीति बहुत मायने रखती है। एक बार आपने अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक एवं अन्य अध्यापकों, पालकों, शाला प्रबंध समिति एवं बच्चों के बीच अपना सिक्का जमा लिया तो पूरे सत्र आपको सफलतापूर्वक काम करने में कोई रुकावट नहीं आएगी और आपको हमेशा बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। सत्र की शुरुआत से निम्नलिखित बिंदुओं पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। आपने अरस्तु द्वारा कहे गए बरसों पुरानी कहावत वेल बिगन इज हाफ डन जरूर सुना होगा। यदि शुरुआत अच्छी हो तो उसका मतलब आपका आधा कार्य पूरा। प्रतिदिन निर्धारित समय पर शाला आकर पूरे शाला समय में रहकर अपना अधिकतम समय बच्चों के सीखने हेतु सक्रिय करने में लगाएं। बच्चों के पालकों से मिलने हेतु समय अवश्य निकालें। उन्हें उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में अवगत करवाते हुए उन्हें नियमित स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित करें। शासन से प्राप्त विभिन्न निर्देशों एवं कैलेंडर को देखकर उसके अनुरूप अपनी शाला के लिए भी एक कैलेंडर बनाकर उसके अनुरूप अपने कार्यक्रम निर्धारित करें। हम शिक्षकों का रोल स्कूल में क्या है? मैं कहूँगा कि हम शिक्षकों का रोल स्कूल में एक कहा जाए फैसिलिटेटर के रूप में है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज में बोला था। अगर हमारे ज्ञान का, हमारे नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम शिक्षकों को एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सुविधा प्रदाता या सहायक के रूप में, शिक्षकों के रूप में नहीं बल्कि एक सहायक रूप में छात्र के साथ रहना पड़ेगा। ईश्वर ने, भगवान ने क्या किया है कि सभी छात्रों को अपने एक अलग तरह के सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी से नवाजा है। मेरा अनुभव कहता है 2021 में मेरे शिक्षण माध्यमों और मेरे कार्यों के लिए राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से मुझे नवाजा है। तो मैं उसमें अगर अपन अनुभव की बात करूँ तो मैं बताऊंगा कि मैं छात्रों को कोई अलग से चीज़ नहीं करवाता हूँ, केवल उनके अंदर से ज्ञान को निकालने की कोशिश करता हूँ। वो जो ज्ञान उनके अंदर में पहले से अंतर्निहित है उसको बाहर निकालने के लिए मैं उनको एक फैसिलिटेटर के रूप में सहायता करता हूँ। आचार्य और अन्य सहपाठियों के साथ मिलकर बच्चों के सुखद भविष्य के लिए कुछ रणनीति तैयार की है। उनके कौन कौन से बिंदु हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो नियमित रूप से व समय पाबंदी के साथ शाला में प्रतिदिन प्रार्थना गीत, राज्य गीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और नैतिक वार्तालाप के साथ साथ समाचार वाचन और शपथ पत्र के साथ हमारी प्रार्थना की शुरुआत होती है और समय सारणी का पालन करते हुए नियमित रूप से प्रायोगिक कार्य, प्रयोजना कार्य और सैद्धांतिक की बड़ी ही कुशलता के साथ अध्यापन कार्य होता है। मेरे विद्यालय में विकास शाला समिति के सदस्यों की बातों का सम्मान किया जाता है और पालकों को बच्चों की जो भी स्थितियां होती हैं उनसे अवगत कराया जाता है। आप सभी को श्रीमती अनुरिमा शर्मा की तरफ से नमस्कार। आज चर्चा पत्र के माध्यम से आप जैसा कि एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में एक तरफ व्यक्ति पत्थर से दबा हुआ है, परंतु वहीं दूसरी ओर वो महिला को खींच रहा है जो नीचे गिर रही है, परंतु बीच में सांप भी दिखाई दे रहा है। तो जो महिला गिर रही है वह सोचती है कि यह व्यक्ति मुझे ऊपर जल्दी क्यों नहीं खींच लेता, और व्यक्ति सोचता है कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ, पत्थर में दबा हुआ हूँ, फिर भी यह महिला पूरा ताकत क्यों नहीं झोंक रही है। और इस तरह हमें यह सीखने का प्रयास मिलता है, हमें यह समझ आता है कि हम सामने वाले की परिस्थिति को नहीं समझते और हम किसी भी युद्ध को बिना परिस्थिति को समझे आपस में नहीं जीत सकते, यानी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो इस तरह हम बच्चों को अलग अलग गतिविधियों से सिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आज हम आपस में बेहतर तालमेल हेतु कुछ सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम
आपस में जो तालमेल बैठाना होता है, उसके लिए हम अपनी कक्ष में बच्चों को भी यह समझाते हैं कि देख, समस्याएं सभी के पास होती हैं, दुख सभी के पास होता है, परंतु हम एक दूसरे को बुरा, भला, अच्छा इत्यादि कहने से के अपेक्षा उनके साथ सकारात्मक पहलू रखें, समस्याओं के समाधान हेतु आपस में सहयोग रखें, उनका विश्वास करें और इसी प्रकार से हम अगर आगे अब उनकी भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम समस्याओं का समाधान करते हुए तालमेल मिलाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। हर शनिवार को साहित्यिक कक्षा लगाई जाती है, जिसमें बच्चों को कविता लिखने के तौर तरीके बताए जाते हैं। लगभग 35 बच्चे अब तक कविता लिख रहे हैं और बाल कवि सम्मेलन का आयोजन अन्य स्कूलों में किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने प्रस्तुति दी और जिसे खूब सराहा भी गया। और इस साल जन सहयोग लेकर एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की गई, जिसका नाम रखा गया हमारा अपना परिवार। इसमें बच्चों के द्वारा लिखी गई स्वरचित कविताएं प्रकाशित की गई है और बच्चों का मन इससे सृजन के क्षेत्र में बढ़ रहा है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शिप्रा बेग। एजेंडा 4, पालकों से मिलना बेहद आवश्यक। पालक इस उम्मीद के साथ बच्चों को 4 घंटे के लिए हमारे पास या उससे अधिक समय के लिए भी हमारे पास भेजते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और एक अच्छा नागरिक बनेंगे। तो यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, यह हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि उनके बच्चों के बहुमुखी विकास में ध्यान दें। इसके लिए सतत पालकों से संपर्क करना आवश्यक है। तो मेरे द्वारा पालकों से सदैव निरंतर संपर्क में रहा जाता है। उन बच्चों के लिए खासकर जो कि शाला नहीं आते हैं या नियमित रूप से अनुपस्थित होते हैं, तो उनके घर जाकर पालकों से संपर्क कर पता लगाया जाता है कि बच्चोके न आने का कारण क्या है और उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार, आप सभी जानते हैं कि बच्चों को कहानी सुनना बहुत ही पसंद है, क्योंकि कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे बेझिझक किसी प्रकार से रोक टोक के अपनी बातों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं। तो जब भी मैं कक्षा में प्रवेश करती हूँ तो बच्चों को सहज वातावरण देने के लिए उनके आसपास के परिवेश के और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की कहानी सुनाती हूँ, ताकि बच्चे बेझिझक अपनी बातों को हमारे सामने रख सकें। कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ कि विभिन्न प्रकार के चित्रों का कलेक्शन करती हूँ और बच्चों को कहती हूँ कि आप उन चित्रों से एक कहानी का निर्माण करें। तो बच्चे बहुत ही आसानी से अपनी भाषा में कहानी का निर्माण करते हैं। मेरा नाम विष्णु मोहन है और मैं बस्तर जिले में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा कार्य है बच्चों में कहानी लेखन और कहानी सुनकर जो लेखन के प्रति उनकी रुचि है वो उत्पन्न करने का मेरा प्रयास रहता है। और हमने देखा है आमतौर पर कि बच्चों को कहानी सुनना और सुनाना बहुत पसंद आता है, बहुत रोचक ढंग से वो सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, रुचि लेकर बहुत सुनते हैं। मेरा बचपन जहाँ तक मुझे याद है कि मैं जब फिल्में देखकर आया करता था तो बड़ा उत्साहित होकर अपने साथियों को उस फिल्म की कहानी बताया करता था। वो कहानी मुझे अब तक याद है। तो इसी तरह का प्रयास हम बच्चों से कर रहे हैं कि फिल्मों की कहानी हो या चाहे वो नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, आजकल बच्चे मोबाइल का भी उपयोग करते हैं, तो उनके माध्यम से अगर कोई रोचक कहानी जिसमें कुछ प्रेरणा भी हो, ऐसी कहानी अगर वो आकर वहाँ पर बता सके। उसके अलावा हमारे पास कहानी की जो किताबें हैं 100 कहानियाँ, उससे भी कुछ कहानियाँ हैं, उसको वो बच्चे पढ़ते हैं और फिर उसको वो अपने हाव भाव के साथ जैसी उनकी समझ है, क्योंकि स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो थोड़े से उनके स्थानीय शब्द भी उसमें आ जाते हैं, तो हमने उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखी। नमस्कार, मैं पूनम उर्मलिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैंप 1 भिलाई से चर्चा पत्र के एजेंडा नंबर 7 ट्यूनिंग ऑफ स्कूल। एक संकुल की 2 शालाओं के बीच में जोड़ी बनाकर संसाधनों की बेहतर साझेदारी हेतु ट्यूनिंग ऑफ स्कूल कार्यक्रम लाया गया है। आप अपने संकुल की किसी शाला से पहले जोड़ी बनाने के पहले मौखिक सहमति प्राप्त कर ट्यूनिंग ऑफ स्कूल में आप अपने ही क्लस्टर की स्कूल के साथ पेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस बार यह प्रक्रिया ऑनलाइन पेयर बनाने के लिए, इसलिए पहले आओ पहले पाओ नियम
लागू होगा। अर्थात यदि कोई स्कूल ए अपने क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली स्कूल बी, सी, डी में से किसी स्कूल डी को सेलेक्ट करती है तो दोनों एक दूसरे से ट्विन हो जाएंगे। मैं श्रेय दास मान, सहायक शिक्षक, शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला धनु हाटपाड़ा खुगदा। साथियों, ट्विनिंग ऑफ स्कूल से आप सभी भली भांति परिचित है, जिसमें सभी शालाओं को एक दूसरे से साझा करना है, जिसमें सभी शाला एक दूसरे शाला से अपने आचार विचार, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ आदि को शेयर करेंगे, साझा करेंगे, जिससे बच्चों को सीखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। इससे क्या होगा, बच्चे को नए नए एक्टिविटीज़ सीखने का मौका मिलेगा। बच्चे दूसरे विद्यालय से भी कुछ नए नए एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप आदि सीख पाएंगे। साथ ही बच्चों को नए माहौल में कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ट्विनिंग ऑफ स्कूल से क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको नए माहौल से नई चीज़ सीखने का अवसर मिलेगा। साथ ही शिक्षकों के साथ बच्चों का जुड़ाव भी अधिक होगा। ट्विनिंग ऑफ स्कूल से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। विद्यार्थी वहाँ की जो ट्विनिंग, जिस स्कूल से उनका ट्विनिंग किया जाएगा, उस विद्यालय से उनको जो पढ़ाई का माध्यम है, जिससे कि नई नई गतिविधि है, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीख पाते हैं, वे चीज़ें उनको सीखने को मिलेगा। साथ ही वे अपने विद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं उनको वे अपने सहपाठी को शेयर करेंगे। आंगनबाड़ी और स्कूल के बीच बेहतर समन्वय। कैसे हम आंगनबाड़ी और स्कूल के बीच बेहतर समन्वय बना सकते हैं? राज्य में चुनिंदा आंगनबाड़ियों को निकट के प्राथमिक शालाओं के साथ ट्विन करवाया गया है, अर्थात चुनिंदा आंगनबाड़ियों को अब बालवाड़ी के नाम से शालाओं के साथ मिलाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बच्चों को छोटी उम्र में ही सीखने के पर्याप्त अवसर मिल सके। शोध से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे मस्तिष्क का अधिकतम विकास 5 आयु वर्ग तक हो जाता है। हम इस आयु वर्ग में बच्चों को नई नई चीजें सीखने के अवसर नहीं दे पाते, जबकि यही वो उम्र है जब बच्चे बहुत जल्दी नई नई चीजें सीख लेते हैं। आपको भी अपनी कक्षा पहली में सीखे सिखाए बच्चे मिले, इसके लिए थोड़ा समय अपने आसपास के आंगनबाड़ियों में व्यतीत करना चाहिए। आंगनबाड़ी में बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने अपने आंगनबाड़ी दीदी से मिलकर उसकी मेंटरिंग करें। अंगना शिक्षा की स्मार्ट माताओं को आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को समय निकालकर नई बातें सिखाने की जिम्मेदारी लेने हेतु प्रेरित करें। समुदाय से भी इस वर्ग के बच्चों को सीखने में सहयोग करने की अपील करें। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपको कक्षा पहली में पहले की तुलना में कहीं होशियार बच्चे मिलेंगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार कश्यप, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला सकरेली व शक्ति। ज़्यादातर शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के अलावा अन्य कार्य करना पड़ता है, जिसके चलते बच्चों का शैक्षिक नुकसान होता है। इन शैक्षिक नुकसान से बचाने के लिए मेरे द्वारा कक्षा में पीयर लर्निंग द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैंने कक्षा में 6 शिक्षक मित्रों का गठन किया है, जो मेरी अनुपस्थिति में कक्षा का संचालन करते हैं। मैंने कक्षा में कुछ सामान्य ज्ञान और कहानी पुस्तक, चित्र आदि रखा गया है, जो कि मेरे अनुपस्थिति में इन शिक्षक मित्रों द्वारा इनका वाचन करते हैं। मैं यहाँ पर चर्चा पत्र के एजेंडा 9 पीयर लर्निंग के बारे में चर्चा करूंगी। पीयर लर्निंग हमेशा से मैं अपनी कक्षाओं में उपयोग करती रही हूँ। पीयर लर्निंग का मतलब होता है साथ साथ सीखना, एक बच्चे से दूसरे का सीखना। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। यदि हम दोनों को साथ साथ कर दें तो जल्दी से बच्चे सीख लेते हैं। कभी कभी शिक्षकों की अनुपस्थिति में भी पीयर लर्निंग का फायदा देखा जाता है। जैसे कि शिक्षकों की कहीं ड्यूटी लगी है और कक्षा में वो अनुपस्थित है, उस समय पे पीयर लर्निंग का बहुत सारा फायदा है। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज मैं करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में लास्ट में अपेंडिक्स के क्वेश्चन होते हैं, और अपेंडिक्स एक पैराग्राफ है जो बुक के लास्ट में दिया होता है। हम 2-4 बच्चों को एक ग्रुप में डाल देते हैं, और कुछ बच्चे अपेंडिक्स का पैराग्राफ खोलते हैं, कुछ एक्सरसाइज खोलते हैं, और सब मिलके काम करते हैं। देखा गया है कि जो बच्चे जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, दोनों को यदि साथ में कर दें तो सीखना सुगम हो जाता है। इसी तरह बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप क्वेश्चन करेगा, दूसरा ग्रुप आंसर करेगा, फिर दूसरा ग्रुप क्वेश्चन करेगा, पहला ग्रुप आंसर करेगा। इसी तरह एक और एक्टिविटी है कि हम क्लास में कार्ड्स बना के रख देंगे, और बच्चे जब फुर्सत होगी उन्हें उठाएंगे और एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि बच्चे ABCD सारे बांट दो और बोर्ड में ऐसे ब्लॉक्स बना दो। जिसके पास A है वो आके A लिखेगा, जिसके पास N है वो N लिखेगा, जिसके पास D है वो आके D लिखेगा, एंड बन जाएगा। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं और बच्चे साथ साथ सीख लेते हैं।